हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 का एग्जामिनेशन डेट बीपीएससी ने आगे बढ़ा दिया है और अब ये एग्जामिनेशन सितंबर महीने में लिया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार किसी भी तारीख को ये एग्जामिनेशन आपका लिया जा सकता है। मैं इस बीच में आपको लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसमें आज मैं आपके लिए डीएलएड सिलेबस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, एमसीक्यू के रूप में ये प्रैक्टिस सेट मैं आपके बीच में रख रहा हूँ और सब टॉपिक को लेकर के मैं बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, खुद का बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। 1 मैं आपके बीच में पहले ही रख चुका हूं और अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जहां से आप उसे देख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, क्रिएटर हिमांशु क्लासेस। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो महात्मा गांधी के हिंद स्वराज से है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में प्रोवाइड कर दिया हूं। दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जहां से आप उस प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और उसके बाद इसके पहले के क्वेश्चंस के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है वो है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी। दोस्तों, 1907, 1909, 1911, 1913 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1909। इस प्रैक्टिस सेट में मैं इसका आंसर नीचे आपके लिए दे दिया हूँ, ताकि इसका PDF मैं आपको अगर दे सकूँ तो उसमें आपको आंसर के लिए अलग से PDF की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, यहाँ पर आंसर है बी, 1909 ईस्वी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये देख लेते हैं। 2 है कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज कैसे लिखी। गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड जा रहे थे तब पानी के जहाज़ पर लिखी। गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज़ पर लिखी। जब गांधी जी स्वदेश लौट रहे थे या जब भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जब गांधी जी अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे उस समय पानी के जहाज़ पर उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, इसका आंसर जो है मैं नीचे लिख दिया हूँ और जहाज़ का नाम भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और वो जहाज़ था किंडानन कैसल, जिस पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स, अमृत बाजार, इंडिपेंडेंट या इंडियन ओपिनियन। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले महात्मा गांधी ने इसे प्रकाशित किया, क्योंकि इंडियन ओपिनियन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही जारी किया गया पत्रिका है। दोस्तों, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में किया था, और ये जो हिंद स्वराज पुस्तक है इन्होंने कब लिखा, 1909 ईस्वी में। ये मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूरी समझा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताया। अब देखिए, यहाँ पर आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंद स्वराज पुस्तक में कितने अध्याय हैं, 5, 10, 15 या 20। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंद स्वराज पुस्तक में 20 अध्याय हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसे सर्वप्रथम किस भाषा में महात्मा गांधी ने लिखा था। देखिए, इसे सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने गुजराती में लिखा था। उसके बाद जब इस पर अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया
तो उन्होंने कहा कि ऐसा बात नहीं है, और इसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और अंग्रेजी में जब फिर जारी किया और उसमें ये क्लियर किया कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध इसमें कोई भी बात नहीं लिखी गई है, तो फिर इसका प्रकाशन सही तरह से आगे बढ़ा। तो सर्वप्रथम अगर आए तो किस भाषा में लिखी गई, तो गुजराती में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? आर्थिक विकास, कृषि विकास, भौतिक विकास या चरित्र निर्माण? दोस्तों, गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति के पश्चात जो शिक्षा का ध्येय माना है वो है ऑप्शन नंबर डी, चरित्र निर्माण। अब देखिए आगे है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, आर्थिक विकास में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो बातें कही हैं कि शिक्षा सहायक होती है, शरीर के विकास में कहा है, बुद्धि के विकास के बारे में भी कहा है, आत्मा के विकास के बारे में भी उन्होंने कहा है, ये सहायक है शिक्षा। आर्थिक विकास के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, डी नहीं होगा, लेकिन ये तीनों जो ऊपर के जवाब हैं वो सही हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांधी जी ने 1909 में जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी उसमें क्या लिखा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि आपके मन का राज्य स्वराज है। ये जो ऑप्शन ए देख रहे हैं ये हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है। आपकी कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल या करुणा बल है, इसे भी उन्होंने इंगित किया है अपनी पुस्तक में। उस बल को आजमाने के लिए स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की ज़रूरत है, ये भी सही है। हम जो करना चाहते हैं वह अंग्रेज़ों को सज़ा देने के लिए नहीं करें, बल्कि इसलिए करें कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, तो ये भी सही है। यानी ऊपर के ये सभी ऑप्शन जो हैं वो इस पुस्तक में लिखा गया है गांधी जी के द्वारा। तो सही जवाब यहाँ पर भी जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंद स्वराज का क्या महत्व है? अब देखिए, घृणा के स्थान पर प्रेम का सुसमाचार सिखाता है, या आत्मबल को पार्श्विक बल के खिलाफ खड़ा करता है, भारतीयों का नैतिक उत्थान करता है, भारतीयों को शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करता है। ये हिंद स्वराज का महत्व है। तो दोस्तों, इस यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं ना वो सभी सही है, इसलिए यहाँ पर भी जो सही ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में किस शिक्षा का प्रतिरोध किया है? हिंदी में शिक्षा का, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का? दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हिंदी शिक्षा का वो कर नहीं सकते, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का वो कर नहीं सकते, और प्राथमिक शिक्षा का तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रतिरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद या गीजूभाई बधेका? देखिए, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, गीजूभाई बधेका जो हैं वो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। आगे है कि गीजूभाई बधेका का जन्म कब हुआ? 1875, 1882, 1885 या 1888? तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा? सी होगा, 1885। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए 15 नवंबर 1885 को जन्मे गीजूभाई बधेका एक अग्रणी शिक्षाविद थे। उनका मूल नाम, ये भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, मूल नाम, तो उनका मूल नाम गिरजाशंकर बधेका था। उनका मूल नाम गिरजाशंकर बधेका था। आगे बढ़ते हैं, देखिए है कि खेल ही वास्तविक शिक्षा है, महान शक्तियाँ खेल के मैदान पर पैदा होती हैं। खेलों का मतलब चरित्र निर्माण है, उक्त कथन किसका है? गांधी जी, मारिया मोंटेसरी, गीजूभाई बधेका या जीन पियाजे? देखिए, अभी जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो गीजूभाई बधेका से ही रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन को आप मैं फिर से पढ़ूंगा और उसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल ही उतार लें। खेल ही वास्तविक शिक्षा है,
महान शक्तियाँ खेल के मैदान पर पैदा होती हैं। खेलों का मतलब चरित्र निर्माण है। ये कथन जो है ये गीजूभाई बधेका का है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को भारत में लाने के पीछे किसका हाथ रहा है? महात्मा गांधी, मारिया मॉन्टेसरी, गीजूभाई बधेका या जे कृष्णमूर्ति? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गीजूभाई बधेका। उन्होंने ही मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को भारत में लाया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि मूछली माँ, मूछ वाली माँ के नाम से कौन प्रचलित थे? जे कृष्णमूर्ति, मारिया मॉन्टेसरी, गीजूभाई बधेका या एनी बेसेंट? दोस्तों इसका सही जवाब है गीजूभाई बधेका को ही मूछली माँ या मूछ वाली माँ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या था, ये जो प्राथमिक शिक्षा होती है जो 6 साल से शुरू होती है उसके पहले के बच्चों को ये शिक्षा दे रहे थे और उस हिसाब से ये एक माँ के समान बच्चों के लिए पेश आ रहे थे, इसीलिए इनको मूछली माँ कहा गया, मूछ वाली माँ के नाम से पुकारा गया। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए आपको मैं यहाँ पर फिर एक बार कह देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बताने के क्रम में हो सकता है आंसर कुछ और आपको दे दिया जाए, इसलिए देखिए मैं जो भी आपके बीच में लेकर के आता हूँ वो सब तरह से संग्रह किया हुआ चीज़ रहता है, तो इसमें कुछ हो सकता है आंसर में डिफर हो, ज़्यादा नहीं हो सकता है, एक आध क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है, इसलिए उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ऐसा होगा तो मैं अगले क्लास में उसको क्लियर भी कर दूंगा और आप भी उसके बारे में बेहतर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें कि इसका आंसर ये होगा, तो मैं भी समझूंगा और आगे के क्लासेस में मैं इसका और बेहतर तरीके से फॉलो करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि गीजूभाई बधेका ने बाल मंदिर किंडरगार्टन की स्थापना की 1916, 1918, 1920 या 1925? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है 1920। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दीवा स्वप्न के शिक्षक का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए। लक्ष्मी राम, रामजी शाह, मनोहर लाल या मोहनदास? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मी राम और दीवा स्वप्न के शिक्षक का नाम था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कि गीजूभाई के अनुसार बच्चों की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? एक मित्र, सहायक, पथ प्रदर्शक, ज्ञानदाता? तो गीजूभाई के अनुसार बच्चों की शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक मित्र के रूप में होना चाहिए, सहायक के रूप में भी होना चाहिए, पथ प्रदर्शक के रूप में भी होना चाहिए, और चूंकि एक शिक्षक ज्ञान देता है इसलिए ज्ञानदाता भी कहा जा सकता है, लेकिन ऊपर के जो ये तीनों हैं वो बिल्कुल सही है और ज्ञानदाता भी होगा ही होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा 18 का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 जो है कि गीजूभाई बधेका के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को आदर व सम्मान दिया जाए, उन्हें निडर बनाया जाए, शिक्षा अध्यापक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, बालकों की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्ति का भी विकास करना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन जो आपके बीच में रखा वो सभी गीजूभाई बधेका के शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर सही जवाब जो है ना वो ऑप्शन नंबर ई है। देखिए ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। दीवा स्वप्न का प्रकाशन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 1967, 1970, 1972 या 74? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है 1972 को दीवा स्वप्न का प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1920 ईस्वी में किस स्थान पर गीजूभाई ने दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर नाम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय या नर्सरी स्कूल की स्थापना की? अहमदाबाद, राजकोट, सूरत या भावनगर? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है भावनगर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गीजूभाई बधेका ने महात्मा गांधी की किस पुस्तक को अनुपयुक्त मानकर उसकी आलोचना की? हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, शिक्षा पर मेरे विचार या बाल पोथी?
दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाल पोथी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दक्षिण मूर्ति अध्यापक मंदिर की स्थापना गिजुभाई ने कब की? 1920, 1922, 1925 या 1931? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1925 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, गिजुभाई की मृत्यु कब हुई? 1935, 1936, 1937 या 1939? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 1939। देखिए 23 जून 1939 को उनकी मृत्यु हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन है यहाँ पर। 1856, 1858, 1861 या 1863? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर सी। 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ और ये हुआ 6 मई को, 6 मई 1861 को। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? 1901, 1902, 1903 या 1905? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, 1901 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि टैगोर के अनुसार शिक्षण की विधियां क्या होनी चाहिए? शिक्षण विधि को बालक के स्वाभाविक रुचियों और आवेगों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन बी है कि शिक्षण विधि में वाद विवाद और प्रश्नोत्तर का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है कि शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, दस्तकारी को स्थान मिलना चाहिए। शिक्षण विधि में बालक के अनुभव और इंद्रियों का प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ई है। ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन नंबर ई होगा। दोस्तों अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा तभी अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति कर सकती है जब पाठ्यक्रम से मानव जीवन के पक्ष या पक्षों यथा, अब यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है, विकास को स्थान दिया जाए। शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना वो ये सभी होंगे, ये सभी होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होगा कि शरीर जो शिक्षा तभी अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति कर सकती है जब पाठ्यक्रम से मानव जीवन के इन पक्षों का विकास को स्थान दिया जाए, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में बालक को कैसे सीखना चाहिए? शिक्षा के सानिध्य से, माता पिता के संसर्ग से, मित्रों के सहयोग से या क्रिया द्वारा सीखना चाहिए? तो टैगोर की जो शिक्षा की प्रक्रिया है ना वो क्रिया पर आधारित है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिया द्वारा सीखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर जिस तरह से मैं आपके बीच में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए टैगोर ने 1924 में शिक्षा सत्र के नाम से एक और स्कूल प्रारंभ किया। इसमें ऐसे बच्चे शामिल थे जो ऑप्शन ए अनाथ थे, जिनके माता पिता इतने गरीब थे कि वे उन्हें किसी भी स्कूल में नहीं भेज सकते थे। अमीर खानदान के बच्चे, वैसे बच्चे जो अंग्रेजी शिक्षा के हिमायती थे। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए और बी देख रहे हैं ना ये दोनों सही है, ऑप्शन सी और डी गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि शांति निकेतन कब विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात हुआ? 1920, 1921, 1925 या 1927? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1921 को जो शांति निकेतन जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में की थी वो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है 1921 ईस्वी में के नाम 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात हुआ। नंबर 32 है कि मॉन्टेसरी ने अपना स्कूल चिल्ड्रन होम स्थापित किया 1901, 1905, 1907 या 1909? दोस्तों इसका सही जवाब जो है ना वो 1907 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 33 है कि वे इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर बनकर भारत कब आई?
1919, 1928 या 1935 या 1939? इसका सही जवाब है 1939 को ये जो थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के आगरा पर ये इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर बन करके भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इटली, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, इटली में मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मॉन्टेसरी पद्धति किस आयु वर्ग के बालकों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है? 2.5 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 4 से 7 वर्ष या 2 से 8 वर्ष? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, 2.5 से 6 वर्ष के बालकों के लिए मॉन्टेसरी पद्धति अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मॉन्टेसरी की शिक्षा का पाठ्यक्रम मुख्यतः विभाजित है। कर्मेंद्रीय शिक्षण, ज्ञानेंद्रीय शिक्षण, भाषा और गणित। दोस्तों ये सभी इस मॉन्टेसरी की शिक्षा के सिलेबस में आते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि किस विधि पर आधारित है? व्याख्यान विधि, क्रियात्मक विधि, वैज्ञानिक विधि या सामान्य विधि? दोस्तों इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, वैज्ञानिक विधि। इसे मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में भी आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक विधि। ये मतलब मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि इसी विधि पर आधारित है, या वैज्ञानिक विधि आ जाए या मनोवैज्ञानिक विधि आए तो दोनों में से कोई भी आप टिक आउट कर सकते हैं, दोनों नहीं आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 38 है कि मॉन्टेसरी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरण हैं छिद्रों वाला तख्ता, सिलेंडर, घन, उसके बाद है कि भिन्न भिन्न रंगों की टिकियाँ। दोस्तों यहाँ पर ये चारों सही जवाब हैं, ये चारों इसके अंतर्गत आते हैं, यानी मॉन्टेसरी द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं ये चारों हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि रूसो पेस्टालॉजी एवं फ्रॉवेल की ही भांति मॉन्टेसरी भी समर्थन करती थी। क्या? विद्यार्थियों की पूर्ण स्वतंत्रता का, विद्यार्थियों की समझ का, शिक्षकों की शिक्षण विधि का, शिक्षकों के प्रशिक्षण का। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थियों की पूर्ण स्वतंत्रता का। तो ध्यान दीजिए, रूसो, पेस्टालॉजी, फ्रॉवेल ये तीनों भी इसके मतलब समर्थक थे और मारिया मॉन्टेसरी भी इसकी समर्थक थी। अब आगे बढ़ जाते हैं। 40 है कि 40 क्या है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? गोपाल मंडल, सर नारायण सभा, सत्य शोधक समाज या महान सभा? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सत्य शोधक समाज। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले, पूरा नाम ज्योतिबा फुले का पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले, का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1870, 11 अप्रैल 1827, 13 अप्रैल 1835 या 13 जून 1839? जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, 11 अप्रैल 1827। तो 41 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। 42 जो है कि ज्योतिबा फुले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले क्या किया? नई विवाह विधि की रचना की, कन्या के लिए पाठशाला खोला, सभी को समानता दिलाया, स्त्री को पुरुष से ऊपर रखा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है कि समानता दिलाने के लिए सबसे पहले क्या किया? पाठशाला भी खोला है, सभी को समानता दिलाने के लिए भी काम किया है, लेकिन जो यहाँ पर सवाल का जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, नई विवाह विधि की रचना की। अब आ जाते हैं 43 पर। 43 है कि भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? दोस्तों ये और कोई नहीं, ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, वो थी सावित्रीबाई फुले। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खुद इन्हें पढ़ाया था, शिक्षित किया था ज्योतिबा फुले ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है कि स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले किसको शिक्षित किया? देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, इसका आंसर बहुत इजी हो गया। इसका सही जवाब होगा अपनी पत्नी को, ऑप्शन नंबर सी।
नंबर 45 है कि ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि कब दी जा रही थी, 1885, 1886, 1888 या 1988। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1888। अब देखिए क्वेश्चन 46 है कि ज्योतिबा फूले पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल स्थापित किया था, और ये कब किया था दोस्तों? इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर बी है, 1848। दोस्तों उसके बाद है कि महात्मा फूले ने शिक्षा के संबंध में किस आयोग के सामने गवाही दी? हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या मैकाले कमीशन? तो इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर ए है, हंटर कमीशन। जो इन्होंने आयोग के सामने अपनी गवाही दी थी वो 1882 ईस्वी में दी थी। अब आगे देख लेते हैं। देखिए महात्मा ज्योतिराव फूले ने 19 अक्टूबर 1882 में हंटर कमीशन जो शिक्षा आयोग के रूप में आया था। देखिए हंटर कमीशन दो आता है, वो हंटर कमेटी के रूप में जाना जाता है, जो जलियांवाला बाग कांड के भी समय आया था। तो शिक्षा आयोग को शिक्षा के संबंध में अपनी गवाही दी। अब 48 है कि ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी की व्याख्या की है। धार्मिक शिक्षा, जाति व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था? तो इसका जो सही जवाब है ना वो सही ऑप्शन है बी, जाति व्यवस्था की व्याख्या की है अपनी पुस्तक गुलामगिरी में। तो ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले हैं, उन्होंने ही लिखा है। अब आगे देख लीजिए, ज्योतिबा फूले ने महिला मंडल की स्थापना कब की? 1835, 1848, 1852 या 1854? तो इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर सी है, 1852। तो अब आ जाते हैं ज्योतिबा फूले की मृत्यु कब हुई? 1860, 1870, 1880 या 1890? तो इसका सही जवाब है 1890। 88 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई और 90 में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध और कबीर के साथ किसे अपना तीसरा गुरु माना है? महात्मा गांधी को, जिन्ना को, गोपाल कृष्ण गोखले को या ज्योतिबा फूले को? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले को। देखिए गौतम बुद्ध और कबीर के बाद एक जहाँ डॉक्टर अंबेडकर जो है दबे कुचलों के लिए, अधिकारों के लिए, उन्होंने उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए हर वाजिब हक दिलाने के लिए अपना पक्ष रखा, उनका पक्ष रखा। उसी तरह ज्योतिबा फूले ने भी अपने समय में किया। तो तीसरे गुरु डॉक्टर अंबेडकर के कौन तीसरे गुरु के रूप में माना है डॉक्टर अंबेडकर ने? तो वो हैं ज्योतिबा फूले। दोस्तों यह था हेड टीचर एग्जाम 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 किसका? डीएलएड सिलेबस का।